नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम एमपीटेट वर्ग 2 के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कविताओं पर बात कर रहे हैं और आज का सत्र भी उसी के क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं समकालीन कविता के एक बहुत ही चर्चित कवि मंगलेश डबराल की कविता संगतकार पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले कुछ एक बिंदु हैं जो हमें कवि के जीवन के विषय में जान लेने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये समकालीन कविता और नई कविता से भी जुड़े रहे। ये नई कविता और समकालीन कविता से जुड़े चर्चित कवि हैं, लेकिन समकालीन कविता के कवियों के रूप में इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। इनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर हुआ। यानी मंगलेश डबराल उत्तराखंड के कवियों में उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। इनका निधन कोरोना के समय में 9 दिसंबर 2020 को हो गया। इन्होंने अनेक कविता संग्रह लिखे, अनेक संपादन कार्य किए और अनेक गद्य रचनाएं भी लिखी। क्योंकि कविता की बात कर रहे हैं, इनकी कविताओं की चर्चा पहले करते हैं। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो इनका कविता संग्रह है वो है पहाड़ पर लालटेन। दोस्तों, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि अक्सर इस कृति के नाम के साथ ये पूछ लिया जाता है कि ये कृति किस कवि की है। तो आपको ध्यान रखना है, पहाड़ पर लालटेन जो रचना है, जो कविता संग्रह है, वो मंगलेश डबराल का है। इनका दूसरा कविता संग्रह है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, चौथा है आवाज भी एक जगह है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है इनका, जो कि आपको कंठस्थ कर लेना है। मुझे दिखा एक मनुष्य, ये एक अन्य कविता संग्रह है उनका। नए युग में शत्रु और कवि ने कहा, ये दो भी अन्य महत्वपूर्ण कविता संग्रह है मंगलेश डबराल के। अब बात आती है उनके गद्य संग्रहों की। तो लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, ये उनके दो महत्वपूर्ण गद्य संग्रह हैं। उन्होंने एक यात्रा डायरी शैली में एक यात्रावृत्त भी लिखा, जिसका शीर्षक है एक बार आयोवा। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसके रचनाकार भी पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको यात्रा डायरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक यात्रावृत्त है जो कि डायरी शैली में लिखा गया है। यानी गद्य की दो महत्वपूर्ण आधुनिक विधाओं को समन्वित कर एक नई विधा के रूप में अभिव्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है मंगलेश डबराल ने। आगे चले। इन्होंने अनेक संपादन कार्य भी किए, जिनमें रेत घड़ी वो संपादित कृति है उनकी, जिसमें राजस्थान के शिक्षक कवियों की कविताएं संकलित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद उनका दूसरा संपादन कार्य है कविता उत्तरशती, जिसमें पिछले 50 वर्षों की प्रतिनिधि कविताएं संकलित की गई हैं। इसके बाद इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं से ये जुड़े रहे और संपादन कार्य भी किए, जिनमें महत्वपूर्ण है हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष, आसपास, पूर्वाग्रह, अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा समय, और फिर बाद में ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए, जिसे हम संक्षेप में एनबीटी के नाम से जानते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिन्हें जान लेना चाहिए हमें। सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से भी ये सम्मानित किए गए। यानी न केवल ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए, बल्कि हिंदी अकादमी के साहित्यकार सम्मान से भी ये सम्मानित किए गए। भारतीय भाषाओं के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये मंगलेश डबराल के विषय में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, इनकी कविताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छी खासी लोकप्रिय हुई। तो भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, बल्गारी, पोलस्की आदि विदेशी भाषाओं के संकलनों और पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। यानी मंगलेश डबराल हिंदी साहित्य जगत के वे उल्लेखनीय कवि हैं जिनकी रचनाएं विभिन्न अलग अलग अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो है मरियोला ऑफ्रेदी
ने इनके कविता संग्रह, आवाज भी एक जगह है जिसकी मैंने चर्चा की थी, पहाड़ पर लालटेन, और आवाज भी एक जगह है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है मंगलेश डबराल के। तो आवाज भी एक जगह है, इसको इतालवी भाषा में अनुदित किया मरियोला अफ्रेदी ने और उसे नाम दिया अंके ला वोचे ए उन लुओगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उनके किस कविता संग्रह का इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया, और उस अनुवाद को करने वाले यानी अनुवादक उसके कौन है, मरियोला अफ्रेदी, जो कि एक इतालवी रचनाकार हैं। इसके बाद जो कविता हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, संगतकार, उसके विषय में कुछ एक जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं ताकि हम उस कविता को अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन भी स्रोतों से मिला मुझे यह पता चला कि 1995 में कवि ने इसकी रचना की, इस कविता की। संगतकार एक ऐसी कविता है, संगतकार शब्द को समझ लेना है। संगतकार आखिर होता क्या है? संगति बिठाने वाला शाब्दिक अर्थ है, यानी तालमेल बिठाने वाला। अब तालमेल बिठाने वाले को किस संदर्भ में यहां लिया गया है? वो तालमेल बिठाने वाला जो गायन से जुड़ा हुआ होता है, यानी जब भी कोई गीत गाता है, मंच पर प्रस्तुत करता है, उसमें एक मुख्य गायक होता है और उस मुख्य गायक के गायन शैली के, उसके स्वर और लय के अनुसार तबले पर एक व्यक्ति होता है जो उसके तालमेल के अनुसार तबला बजाता है। हारमोनियम पर एक व्यक्ति होता है जो हारमोनियम पर उसी लय और ताल का अनुकरण करता है। उसी तरह से अन्य कई वाद्य यंत्रों पर भी अलग अलग व्यक्ति बैठे होते हैं, वाद्य चलाने वाले बैठे होते हैं जो उसी लय और ताल का अनुसरण करते हैं जो कि मुख्य गायक की लय और ताल है। उन सारे सहयोगी व्यक्तियों को संगतकार कहा जाता है संगीत की भाषा में। लेकिन दोस्तों, यहां संगतकार से तात्पर्य केवल संगीत तक सीमित नहीं है, क्योंकि नई कविता की, समकालीन कविता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये समकालीन कविता की खास तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ये कवि, जो समकालीन कवि हैं, वो आम जिंदगी से प्रसंगों को उठाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसके जरिए कह देते हैं। तो यहां पर संगीत के प्रसंग को उठाया तो गया है, लेकिन संगतकार के माध्यम से उन सारे अनाम व्यक्तियों की संवेदनशीलता, उनकी मानवीयता को रेखांकित किया गया है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। जो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में कोई एक मुख्य जो नायक होता है उसके सहयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए से यूं समझ लीजिए कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन है, तो महात्मा गांधी ने 3 बड़े बड़े आंदोलन आयोजित किए और उसके फलस्वरूप हम मानते हैं कि हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन क्या केवल अकेले महात्मा गांधी के करने से यह संभव था? निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि उनके उस कदम में बहुत सारे सैकड़ों लाखों कदम उन अनाम लोगों के भी थे जिन्होंने महात्मा गांधी की आवाज को उस बुलंदी तक पहुंचाया जिस तक केवल उन अकेले व्यक्तित्व के द्वारा किया जाना संभव नहीं था। लेकिन यश और मुख्य नायक की भूमिका, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान किसको मिला? महात्मा गांधी को मिला। लेकिन कवि का यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्य नायक की मुख्य भूमिका तो होती ही है, यानी महात्मा गांधी जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो सभी व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हैं जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, लेकिन जिनका उस योगदान में उनके साथ, मुख्य नायक के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई और उस काम को अंतिम सफल के रूप में अंजाम दिया। यानी जो हमें आजादी मिली, उदाहरण के तौर पर आजादी का उदाहरण दे रही हूं ताकि सब आप लोग आसानी से समझ सकें कि जो आजादी मिली वो कुछ एक नेताओं के या नेतृत्वकर्ताओं के कारण नहीं, बल्कि उन सारे अनाम सहयोगियों, शहीदों के कारण मिली जिनको हम आज जानते भी नहीं हैं। तो कवि केवल उस आम व्यक्ति को रेखांकित कर रहे हैं, उसके योगदान को एक मानवीय दृष्टि से देख रहे हैं, उसके प्रति इस कविता के माध्यम से अपना संवेदनात्मक रवैया अभिव्यक्त कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि कविता शुरू करें, कुछ एक बिंदु जो यहां लिखे गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। संगतकार कविता मुख्य गायक और संगतकार के माध्यम से प्रत्येक महान कार्य में मुख्य नायक के अतिरिक्त जुड़े अन्य सामान्य व्यक्तियों के महत्व को रेखांकित करती है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे अभी की। दूसरी बात,
ये कविता स्पष्ट करती है कि कोई भी बड़ा कार्य अकेले किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं होता, बल्कि उसमें अनेक गुमनाम व्यक्तियों की भी सहभागिता होती है। तीसरा बिंदु है उन सामान्य व्यक्तियों का सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं अपितु उनकी मानवीयता का प्रमाण है। कि कवि कहते हैं कि वे सामान्य व्यक्ति जो उस महान काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, मुख्य नायक को सहयोग कर रहे थे, वे सामने नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका व्यक्तित्व कमजोर था या उनमें सामर्थ्य या क्षमता नहीं थी, बल्कि इसे उनकी मानवीयता मानना चाहिए। ऐसा कवि मंगलेश डबराल ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अब बात आती है संगतकार कविता की। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं उन बिंदुओं को जिनकी हमने अभी चर्चा की, उन्हें आपको निरंतर ध्यान में रखना है ताकि यह कविता बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। तनिक भी जटिलता आपको महसूस होगी ही नहीं। तो कवि लिखते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। शब्दों पर ध्यान देना है। नई कविता और समकालीन कविता की खास बात यह है कि शब्द बहुत आम होते हैं, बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे और गंभीर होते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य गायक, जो मुख्य प्रमुख गायक है किसी भी गायन के प्रोग्राम का, जो प्रमुख गायक है उसकी आवाज के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? चट्टान जैसे भारी स्वर। चट्टान जैसे भारी स्वर का मतलब क्या है? चट्टान कैसी होती है? अडिग होती है, अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखती है। यानी कौन सा गायक? वो मुख्य गायक जिसने समाज में एक गायक के रूप में अपनी पहचान बना ली है, जिसकी पहचान चट्टान जैसी अडिग है समाज में, उसके भारी यानी सशक्त और प्रभावशाली स्वर। ये व्यंजित अर्थ हैं। भारी स्वर का अर्थ यह हो गया, और चट्टान का अर्थ हुआ जिसकी विशिष्ट पहचान अडिग है। किसकी तरह अडिग है? चट्टान की तरह। तो कवि लिखते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। देखिए, मुख्य गायक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है? क्योंकि उसकी समाज में एक गायक के रूप में, एक महान गायक के रूप में स्थापित हो चुकी है, उसकी पहचान, उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, वो यशस्वी है, कीर्तिवान है, इसलिए कवि ने उसके लिए इस्तेमाल किया, उसकी गायकी के लिए, उसकी आवाज के लिए, चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। भारी स्वर यानी जिसका स्वर, जिसकी आवाज बहुत प्रभावशाली है, उसका साथ देती वह आवाज किसकी है? संगतकार की। संगतकार दो तरह के होते हैं दोस्तों, जो तालमेल बिठाते हैं मुख्य गायक की धुन के साथ। एक तो अपनी आवाज से तालमेल बिठाते हैं, और एक अपने साज से, हारमोनियम हो, तबला हो, वीणा हो, कुछ भी हो, उससे अपना तालमेल बिठाते हैं मुख्य गायक के साथ। तो संगतकार के लिए यहां कौन से तालमेल की बात की गई है? जो स्वर से तालमेल दे रहा है, मुख्य गायक की आवाज में आवाज मिला रहा है। वह आवाज कैसी थी? सुंदर थी, यानी मन को अच्छी लगने वाली थी, लेकिन कमजोर और कांपती हुई थी। कमजोर और कांपती हुई क्यों कहा है? क्योंकि उस आवाज की पहचान नहीं बनी थी। इसलिए कमजोर और कांपती हुई। प्रभावशाली तो वो थी आवाज मुख्य गायक की, लेकिन संगतकार की जो आवाज है वो सुंदर तो थी, मन को अच्छी लगने वाली थी, लेकिन कमजोर थी और कांपती हुई थी, क्योंकि उसने समाज में एक गायक के रूप में कोई प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की थी, अपनी कोई एक विशिष्ट पहचान नहीं बनाई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई। अब कवि कहते हैं कि उस सुंदर आवाज, सुंदर है इसलिए मन को आकर्षित तो करती है, तो कवि उस आवाज को सुन करके कवि के मन में अनेक तरह के प्रश्न उठते हैं कि आखिर ये आवाज किसकी है। तो वे अपने ही मन में तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। वे कहते हैं वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, कि संभव है कि ये जो सुंदर, कांपती हुई, कमजोर आवाज है, यानी ये जो संगतकार है, ये मुख्य जो गायक है उसका छोटा भाई हो।
फिर दूसरे ही क्षण एक दूसरा विचार उनके मन में आता है, या उसका शिष्य हो सकता है कि मुख्य गायक का ये कोई छोटा शिष्य हो। फिर तीसरा विकल्प उनके मन में आता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, कि ये भी संभव है कि ये ना तो ये जो संगतकार है जिसकी आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई है, वो ना तो मुख्य गायक का छोटा भाई है, ना उसका शिष्य है, बल्कि ये कोई दूर से पैदल चलकर संगीत प्रेमी है जिसके मन में संगीत को सीखने की बहुत अधिक दृढ़ ललक है और वो उसको सीखने के लिए दूर से चलकर आया है, और मुख्य गायक का कोई दूर का रिश्तेदार है। तरह तरह के अनुमान कवि लगा रहे हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखिए, अभी तक उन्होंने कविता की पृष्ठभूमि बनाई, यहां से कविता अपने मूल बिंदु की ओर अपना रुख कर लेती है। यानी कवि कहते हैं कि ये जो संगतकार है, जैसे बैठा है जिसकी आवाज सुंदर, कमजोर और कांपती हुई है, ऐसे ही प्राचीन काल से, ये तो वर्तमान काल की बात है, लेकिन प्राचीन काल से यानी पुराने समय से लगातार ऐसे ही संगतकार जो गुमनाम हैं, जो जिनकी अपनी कोई समाज में विशिष्ट पहचान नहीं है, वे मुख्य गायक की गरजनी वाली आवाज, गर्जना जैसी जो आवाज है, यानी प्रभावशाली आवाज, जिसकी पहचान है प्रभावशाली, विशिष्ट पहचान वाली आवाज, आवाज में प्राचीन काल से अपनी आवाज मिलाता आया है वो संगतकार जिसकी समाज में एक गायक के रूप में पहचान नहीं है, और जिसकी आवाज सुंदर तो है लेकिन कांपती हुई और कमजोर भी है, क्योंकि उसके पास वो आत्मविश्वास नहीं है जो विशिष्ट पहचान के कारण किसको मिला है, मुख्य गायक को मिला है। यानी कोई भी महान कार्य किसी भी अन्य व्यक्तियों के सहयोग के कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं संपन्न कर सकता। इस बात को यहां सांकेतिक तौर पर कहा गया है, जो बात आगे स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी। आगे वे लिखते हैं, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। यानी जब भी कोई गायक गीत गाता है दोस्तों, तो आप सभी ने देखा होगा कि वो एक मुखड़े से शुरू करता है और उसके बाद धीरे धीरे उस संगीत की गहराइयों में डूबता चला जाता है और जटिल से जटिल रागों के प्रयोग करके वो अपने संगीत के कौशल को लोगों के सामने, श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करता है। उसी बिंदु की यहां पर बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि गायक जब मुखड़े को शुरू करके यानी आधार बना देता है गीत का, उसके बाद अंतरे की जटिल ताने यानी जटिल जो स्वर हैं उनके जंगल में खो जाता है, यानी उसका संबंध, उसका तालमेल उस मुखड़े से खो जाता है जिस मुखड़े से उसने गीत शुरू किया था। अब इसका प्रतीकार्थ, इसका निहितार्थ क्या है? निहितार्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई महान काम करने लगता है और महान काम करते करते वो अपनी जमीनी हकीकत से, अपनी जो सच्चाइयां हैं, जो यथार्थ हैं जमीन का, अपना यानी जो काम करने का आधार उसने जो बनाया, उस आधार से बहुत ऊपर निकलकर उन ऊपर की ऊंचाइयों की उलझनों में खो जाता है, तब क्या होता है? यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। और या फिर वो गायक क्या करता है? अंतरे की जटिल तानों के जंगल में या तो खो जाता है, या अपनी जो सरगम है यानी अपनी जो लय है स्वर की, उसकी सीमाएं पार कर जाता है, यानी उत्कर्ष की, श्रेष्ठता की सीमाएं पार कर कहां चला जाता है? एक अनहद में। अनहद की जो स्थिति है वो शून्य में डूबने की स्थिति है। शून्य में डूबना क्या है? शून्य में डूबना वो है कि जब कोई कलाकार अपनी कला में इतनी गहराई तक डूब जाए कि उसे अपने आसपास का बोध ही न रहे, उसे कहते हैं भटकता हुआ एक अनहद में डूब जाना। यानी अपनी संगीत की गहराइयों में वो जब डूब जाता है, जब कोई व्यक्ति, जैसे हम अगर मान लीजिए किसी ध्यान में डूब जाते हैं तो हमें अपने आसपास के परिवेश का ध्यान नहीं रहता, हम बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, और उसी बीच यदि कोई हमें आकर पीछे से आवाज दे दे तो हम चौंक पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस क्षण विशेष के लिए अपने आसपास के परिवेश से अलग हटकर उस
खास एकांत में डूब गए थे, उस खास ख्याल में डूब गए थे। वही स्थिति होती है किसी भी कलाकार की, खासतौर से यहां पर संगीत की बात हो रही है। तो वो गायक जब अलग अलग तानों की गहराइयों से गुजरता हुआ शून्य में, यानी अपनी कला के चरम बिंदु पर आकर शून्य में डूब जाता है, अपने आप में खो जाता है, अपनी कला के कौशल में डूब जाता है, जब उसे बाहरी ज्ञान नहीं रहता, यानी उस आधार को वो छोड़ आता है पीछे ही, जिस आधार से उसने वो गीत गाना शुरू किया था, तब संगीतकार की भूमिका क्या होती है उसको यहां स्पष्ट कर रहे हैं कवि। आगे चलते हैं। तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई क्या होता है? स्थाई वो होता है, जब भी आप कोई भी फिल्मी गीत सुनते हैं दोस्तों, या कोई कविता आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक पंक्ति ऐसी होती है हर अंतरे के बाद आती है, वही उसका स्थाई है, यानी वो उस गीत का या उस कविता का आधार है। जैसे हमने एक सत्र में मैं नीर भरी दुख की बदली पढ़ा, तो आपने देखा होगा हर कुछ एक पंक्तियों के बाद वो मैं नीर भरी दुख की बदली आ रहा है, यानी वो एक स्थाई आधार है उस कविता का, जिस पर उस कविता की इमारत खड़ी है। यानी स्थाई का अर्थ हुआ गीत का वो मुखड़ा जहां से गीत शुरू होता है और गीत का आधार निर्मित होता है। अब इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ? व्यंजित अर्थ हुआ महान, किसी भी महान कार्य को सफल करने के लिए आधार तैयार करना, आधार या नींव तैयार करना। तो जब जब संगीतकार या मुख्य गायक अपनी गायकी की गहराइयों में डूब जाता है, यानी अपने स्थायी मुखड़े से बहुत आगे बहुत दूर निकल जाता है, उसे बोध नहीं रहता, तब स्थायी को कौन संभालता है? उसके उस मुखड़े को कौन संभालता है? वो संगीतकार संभालते हैं, जो अलग अलग वाद्य यंत्रों पर होते हैं, जो उसके स्वर में स्वर मिला रहे होते हैं। ये दो प्रकार के, एक अपने स्वर के माध्यम से, एक अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से उस स्थायी मुखड़े को संभालते हैं। यानी जब भी कोई व्यक्ति महान कार्य करने के लिए उसकी ऊंचाइयों के झंझटों में, संघर्षों में डूबा हुआ होता है, उलझा हुआ होता है, तब उसकी नींव को मजबूत आधार देते हुए उसे संभालने का काम ये संगीतकार करते हैं, यानी वो आम आदमी करते हैं जो गुमनामी में खो गए उस काम के सफल हो जाने के बाद। क्योंकि सफलता का हमेशा किसी भी काम का नायक एक होता है, लेकिन उसके सहयोगी, उसके संगीतकार बहुत सारे होते हैं, और उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि मुख्य नायक की। जैसा समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, ये जैसे है दोस्तों, तो उस वक्त वो उस तरीके से स्थाई को संभालता है, यानी उसको आधार प्रदान करता है, उस आधार को मजबूती से संभाले रहता है कि कहीं गीत लड़खड़ा न जाए या कहीं कोई महान काम लड़खड़ा ना जाए। तो उसको ऐसे संभालता है जैसे मुख्य गायक कहीं आगे निकल गया हो और अपना सामान पीछे छोड़ गया हो, और उस सामान को वो संगीतकार समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। और जब वो सामान समेटता है तब उसे अपने बचपन की भूली बिसरी यादें याद आती हैं, जब उसने नया नया संगीत सीखना शुरू किया था, जैसे उसे याद आता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया यानी नया सीखने वाला, कोई भी कार्य को नया सीखने वाला नौसिखिया था, यानी जब सीखना उसने शुरू किया था तो किस तरह से वो अपने सामान को छोड़ देता था इधर उधर, और आज जब वो संगीतकार मुख्य गायक के सामान को समेटता है तो उसे अपने बचपन के वो नौसिखिए वाले दिनों की जो याद है वो हो आती है, यानी उसकी यादें, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक को दोस्तों समझ लेंगे, 3 तरह के स्वर होते हैं संगीत में। जो सबसे ऊंचा स्वर होता है उसे कहते हैं तार सप्तक। उसके बाद आता है मध्यम सप्तक, जिसमें मध्यम वर्ग पर लहर, उसकी जो आवाज होती है गायक की वो मध्यम श्रेणी की ऊंचाई तक जाती है। और उसके बाद आता है मंद्र स्वर, जो सबसे नीचे की
आवाज होती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती दोस्तों संगीत के विषय में, लेकिन कविता के संदर्भ में इतना जान लेना काफी है कि यहां तार सप्तक का अर्थ है सबसे ऊंचे स्वर में जब वो गाता है, अपनी जो राग है उसको ऊंचाई तक ले जाता है। तो जब तार सप्तक में वो ऊंचाई पर ले जाता है और उसका गला, उसको ऐसा लगता है कि उसका गला बैठ रहा है, यानी भर्रा रहा है, यानी वो तार सप्तक की उस ऊंचाई तक अपनी आवाज को, अपने गीत को नहीं ले जा पा रहा, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, और उसे उस वक्त ऐसा लगता है कि उसकी जो आंतरिक प्रेरणा है गायकी के प्रति प्रेरित करने वाली, वो प्रेरणा भी उसका साथ छोड़ रही है और उसे अपना उत्साह संगीत के प्रति जो है वो भी डूबता हुआ नजर आता है। अस्त होता हुआ यानी डूबता हुआ नजर आता है, डूबता हुआ नजर आता है। तब क्या होता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी आवाज से गायकी का जो मधुर स्वर निकलता था उसकी जगह राख जैसा कुछ निकल रहा है। ये राख किस बात का प्रतीक है? ये राख है प्रतीक व्यर्थता का, महत्वहीनता का, क्योंकि वो एक महान गायक है और जब वो अपने ऊंचाई, स्वर की ऊंचाई को अपने उत्कर्ष तक नहीं ले जा पाता, तब उसे लगता है कि मानो उसकी आवाज, उसका गला बैठ गया है, उसका उत्साह कमजोर पड़ रहा है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ रही है और उसकी आवाज जहां से एक बहुत मधुर गीत प्रस्फुटित होता था, वो उस गीत की जगह अब मानो कुछ एक राख सी बिखर रही है उसकी आवाज से, यानी बिल्कुल प्रभावहीन आवाज उसकी हो गई है। तो ये जो राख शब्द है ये महत्वहीन और प्रभावहीन स्वर का प्रतीक है। आगे वे लिखते हैं, तभी ऐसे बिंदु पर जब गायक तार सप्तक की ऊंचाइयों तक अपने गीत को ले जाने में असफल रहता है, जब उसकी आवाज बहराने लगती है, गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह कमजोर पड़ने लगता है और उसे लगता है उसकी आवाज से कोई मीठा, कोई उत्साहवर्धक गीत नहीं निकल रहा, बल्कि राख जैसे मानो उसकी आवाज से झड़ रही है, यानी उसके स्वर बिखरे हुए और प्रभावहीन हैं। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। उन कमजोर क्षणों में जबकि कोई भी महान काम करने वाला नायक अपने महान उद्देश्य की तरफ बढ़ते हुए अचानक से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि संघर्ष करने की भी एक सीमा होती है। जब संघर्ष के चरम बिंदु पर वो पहुंच जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से इस महान काम को अंजाम दे, यानी सफल करे, तब कौन आता है? तभी मुख्य गायक को, उस मुख्य गायक को जिसका स्वर तार सप्तक की ऊंचाइयों तक जाने में असफल हो रहा है, उसे ढांढस बंधाता है, यानी हिम्मत बंधाता है। उसे हिम्मत बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार, अपने उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और ये संगतकार कभी कभी ऐसे ही मुश्किल घड़ी में, निराशा के चरम क्षणों में उस मुख्य नायक को ये संगतकार ऐसे ही साथ दे देते हैं, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। क्योंकि वे, जब वो उसकी प्रेरणा साथ छोड़ रही है, उसका उत्साह कमजोर पड़ रहा है, यानी उसका मनोबल डूब रहा है, तो उस स्थिति में संगतकार उसके मनोबल को ऊपर उठाने के लिए उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है। यानी मुख्य कार्य करने वाला मुख्य नायक भले ही एक हो, लेकिन उसके कमजोर क्षणों में उसका जो सहयोग करते हैं, उसका जो मनोबल बढ़ाते हैं, उसके जो आत्मविश्वास को दृढ़ आधार प्रदान करते हैं, वो होते हैं उसके सहयोगी, जिनको कभी यश, कीर्ति, सम्मान या कोई विशिष्ट पहचान नहीं मिलती। तो वो क्यों करते हैं सहयोग? क्योंकि वो ये याद दिलाते हैं कि वह मुख्य नायक यानी संगीतकार, मुख्य गायक अपने आप को अकेला मत समझे, क्योंकि वो संगतकार उसके साथ है और यह है कि फिर से गाया जा सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इस पंक्ति को ध्यान में रख लेंगे, यहां से वो संदेश है, निहित है, जो मंगलेश डबराल इस कविता के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मान लिया कि वो असफलता के बिंदु पर है, कौन? मुख्य गायक, क्योंकि उसकी आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी उसकी आवाज में वो गरिमा, वो प्रभाव, वो सशक्तता नहीं है जो कि अक्सर हुआ करती थी। यानी अपने इस विशेष गायन में, यानी अपने इस एक महान काम में वो असफल हो रहा है। तो संगतकार उसके स्वर में स्वर मिलाता है, तो दो बातें उसको समझाता है अपने स्वर में स्वर मिलाकर। पहली बात तो ये कि वो अकेला नहीं है, वो उसके साथ है। दूसरी बात ये कि यह कि फिर से गाया जा सकता है, यानी अगर कोई गीत
उतनी सफलता से, उतने अच्छेपन से, उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं गाया जा सका तो उसे असफलता नहीं मानना है, बल्कि उसे फिर से शुरू करना है गाना, क्योंकि किसी भी गीत को फिर से गाने में कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है। इसका व्यंजित अर्थ क्या हुआ कि यदि हम किसी महान काम को करने का बीड़ा उठाएं और बहुत अधिक देर तक सफलता प्राप्त करने के बाद हम निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं और जब चरम बिंदु पर सफलता प्राप्त होने को हो तब अचानक हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगे या हम अपने आप को असफल व्यक्ति के रूप में देखने लगे क्योंकि हमसे वो काम उस चरम बिंदु पर पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हमें निराश नहीं होना है। क्योंकि फिर से गाया जा सकता है। जैसे गीत असफलता से गाए हुए गीत को, प्रभावहीन ढंग से गाए हुए गीत को फिर से गाया जा सकता है, उसी तरह से अगर कोई काम असफल हो गया, किसी काम में हम असफल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि हम उसे दोबारा नहीं शुरू कर सकते, किसी भी काम को फिर से शुरू किया जा सकता है। यही इस कविता का मूल संदेश है जो कवि देना चाहते हैं कि कोई भी काम अंतिम काम नहीं है। हम यदि असफल हैं तो हम उसे फिर से शुरू कर सकते हैं और हमारी बशर्त है कि हमारे मन में वो उत्साह, वो आवेश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। गाया जा चुका राग, इसको इस पंक्ति के साथ पढ़ेंगे और यह है कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग, जिस राग को हम गा चुके लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है, हम उससे अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना सके, उसे बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं गा सके, तो फिर से गा सकते हैं उसे। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। अब ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं? ये पंक्तियां संबंधित हैं संगतकार से। तो संगतकार क्या समझा रहा है? संगतकार के विषय में संगतकार ने यह समझाया कि यदि कभी किसी बिंदु पर हम किसी काम को श्रेष्ठता से ना कर पाए तो हम उसे फिर से शुरू कर सकते हैं, चाहे भले ही हम उस काम को पहले कर चुके हैं, लेकिन दोबारा भी कर सकते हैं। यानी किसी परीक्षा में यदि हम असफल हो गए दोस्तों, तो हम उस परीक्षा के गीत को फिर से गा सकते हैं। उसमें असफल होकर निराश बैठने से बेहतर है कि अपने जुनून को जगाएं और उसे फिर से एक सफल अंजाम दें। यह संदेश। दूसरी बात, ये पंक्तियां कवि संगतकार के विषय में कह रहे हैं। वे कहते हैं कि उसकी आवाज में, क्योंकि वो आवाज कैसी है, सुंदर है लेकिन कमजोर और लड़खड़ाती हुई आवाज है संगतकार की, तो वो कह रहे हैं कि उसकी आवाज में, संगतकार की आवाज में एक हिचक है, क्योंकि उसमें वो आत्मविश्वास नहीं है जो कि मुख्य गायक के पास है। तो वो जो एक हिचक उसकी आवाज में साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है कि वो उस बुलंदी तक अपनी आवाज को नहीं ले जाता, क्योंकि वो संगतकार है। मुख्य गायक जो है, उसकी जिस ऊंचाई तक उसकी आवाज जा रही है, उस ऊंचाई तक वो अपनी आवाज को उठाने की कोशिश ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस ऊंचाई तक अपनी आवाज को नहीं ले जा सकता। यानी इस बात को उसकी विफलता, उसकी असफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे उसकी मनुष्यता समझना चाहिए, मानवीय संवेदना समझना चाहिए कि वो पहचान का सारा श्रेय किसको देना चाहता है, मुख्य नायक को या मुख्य गायक को देना चाहता है। इसलिए वो उसके स्वर में एक हिचक है, इसलिए वो अपने स्वर को उस ऊंचाई तक नहीं ले जाता जिस ऊंचाई तक मुख्य गायक ले जाता है, क्योंकि ये सब उसकी विफलता, उसकी असफलता के बिंदु नहीं, बल्कि उसकी मानवीयता है। इसे उसके मानवीयता समझनी चाहिए, मानवीय गुण समझना चाहिए। यानी इस कविता के माध्यम से दोस्तों एक बात स्पष्ट रूप से मंगलेश डबराल कहना चाहते हैं कि हम अक्सर मुख्य नायक की वाहवाही करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी महान काम को करने वाले मुख्य नायक की वाहवाही करते हैं तो हमें उन सभी अनाम लोगों की, जिन्होंने उसे सहयोग दिया, उन लोगों के योगदान को भी स्मरण करना चाहिए, जो अपनी मानवीयता के कारण, अपनी मानवीय संवेदनशीलता के कारण सामने नहीं आते। सामने न आना उनकी असफलता नहीं है, बल्कि उनकी मानवीयता है। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की कविता,
जिसका शीर्षक था संगतकार, और मंगलेश डबराल ने इस कविता की रचना की। उम्मीद करती हूं कि ये कविता, इसका जो मूल भाव है वो आपको समझ में आ गया होगा और इसका जो संदेश है वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसे सामान्य तौर पर संगीत साधक और संगतकार की कविता ना समझें, बल्कि किसी भी महान काम को करने वाले व्यक्ति, मुख्य नायक और उसके सहयोगियों के विषय में संदेश देने वाली कविता समझें। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।